नमस्कार। लोकतंत्र के रंगबाज की अगली कड़ी में मैं महेश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र बना तो लोगों के लिए है, लेकिन इस पर हावी ताकतवर ही रहते, फिर चाहे वो राजनीति के ताकतवर हों या फिर अपराध जगत के, या फिर इन दोनों का मिश्रण। हम हर सप्ताह आपको एक ऐसे माननीय से मिलवाते हैं जो अपराध की दुनिया में कुख्यात होने के बाद राजनीति की उंगली पकड़कर सफेद पोश नेता बन जाता है और या तो संसद पहुंच जाता है या फिर विधानसभा। देश का एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सियासत का एक अलग ही अंदाज है। सियासत में पहली बार बाहुबलियों की एंट्री की बात अगर कहें तो शायद यूपी का ही नाम आएगा। कहा जाएगा कि शुरुआत यहीं से हुई। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के एक ऐसे बाहुबली की जिसने अपने बाहुबल के दम पर एक अलग पहचान बना रखी है। नाम है मुख्तार अंसारी। यूपी की राजनीति में मुख्तार अंसारी का एक अलग ही दबदबा रहा है। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश की सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच भी है, वह है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम है मुख्तार अंसारी। अपनों के बीच रॉबिन हुड कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की जिंदगी किसी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह है। यूपी के इस बाहुबली ने अपनी छवि कुछ ऐसी बनाई है कि हर कोई दंग रह गया। मुख्तार का पूर्वांचल में बहुत दबदबा है। आइए जानते हैं इस बाहुबली के बारे में कि कैसे बाहुबली जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली है। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। कॉलेज में ही पढ़ाई लिखाई में ठीक मुख्तार ने अपने लिए अलग राह चुनी। 1970 का वो दौर जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की। 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर लिया। उनके सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़े थे ब्रजेश सिंह। यहीं से मुख्तार और ब्रजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, लेकिन इस बात को लेकर वह चर्चाओं में आ गया। जैसा कि यूपी की राजनीति में आम था कि जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के बाद बाहुबली राजनीति में कदम रखते थे, ऐसा ही कुछ पूर्वांचल में अपने नाम का दबदबा कायम कर चुके मुख्तार अंसारी ने भी किया और खादी का चोला ओढ़कर नेता बन गया। फिर आगे क्या हुआ जरा देखिए। उन्नीस 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। 70 के दशक में अपने काले कारनामों को अंजाम देते हुए सरकारी ठेकों को अपने पाले में लेने के लिए कई और गैंगों से मुख्तार की भिड़ंत होती थी। इन्हीं में से एक था साहिब सिंह गैंग, जिससे अक्सर मुख्तार पंगे लेता था। मुख्तार भी मखनू गैंग में शामिल हुआ करता था, जिसका साहिब सिंह गैंग से 80 के दशक में खूनी संघर्ष भी हुआ था। साहिब सिंह गैंग का कुख्यात सदस्य ब्रजेश सिंह, जिसने इस गैंग से अलग होकर नई गुर्गों की टीम बनाई, जिसकी सीधी टक्कर मुख्तार की गैंग से हो जाती थी। 1990 के दशक में मुख्तार और ब्रजेश सिंह के धंधे में रेलवे, कोयला, खनन और शराब जैसे ठेकों को हथियाने की जोर आजमाइश करते थे। कई बार इनका आमना सामना भी होता रहता था।
साल 1991 में मुख्तार अंसारी चंदौली पुलिस की गिरफ्त में आया, जहां से 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार होने का आरोप उस पर लगा। 1996 में तत्कालीन एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले करने का भी आरोप उस पर लगा। पूर्वांचल के कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण करने पर साल 1997 में मुख्तार अंसारी का नाम देश भर की सुर्खियों में रहा। 1990 के दशक में जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बना। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करता है। अपराध के साथ ही 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में वो मऊ सीट से पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। उसी समय पूर्वांचल के एक अन्य चर्चित माफिया गुट के नेता ब्रिजेश सिंह से मुख्तार अंसारी के गुट के टकराव की खबरें भी खासी चर्चा में रहीं। बताया जाता है कि अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रिजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया था। रॉय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश किया था। बीएसपी के टिकट पर ही मुख्तार ने वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वह बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गया। लेकिन 2010 तक आते आते बहुजन समाज पार्टी से उनके रिश्ते खराब हो गए और फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बीएसपी से निकाले जाने के बाद तीनों अंसारी भाइयों ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पहचान उसके इलाके में एक अलग रूप में भी होती है। उसके विधानसभा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि इलाके के विकास के लिए वो अपनी विधायक निधि से भी ज़्यादा पैसा खर्च करता है। मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए राजनीति का दामन थामा। उसने 1995 में राजनीतिक पारी शुरू की और 1996 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के टिकट पर मऊ सदर से चुनाव लड़कर विधायक बन गया। इसके बाद वह इस सीट से 5 बार का विधायक है। इसमें 2 बार बसपा, 2 बार निर्दलीय और 1 बार कौमी एकता दल से जीत हासिल की। वर्तमान में वह बसपा से विधायक है। राजनीति में दबदबा कायम करने के बाद मुख्तार अंसारी का दखल जुर्म की दुनिया में और बढ़ गया, क्योंकि उसके पास सत्ता की ताकत भी आ चुकी थी। राजनीति की छत्र छाया में था वो। 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम प्रमुखता से आया और यहां से मुख्तार अंसारी एक अलग ही राह पर चल निकला। खौफ की राह, ज्यादा दबंगई की राह। वर्ष 2002 में मुख्तार और ब्रिजेश गैंग के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें मुख्तार गैंग के 3 सदस्य मारे गए। खबरें चली कि ब्रिजेश सिंह मारा गया, लेकिन वह जख्मी हो गया था और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर पूर्वांचल में मुख्तार ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। जब तक ब्रिजेश सिंह वापस आया, तब तक इस कहानी में तीसरी कड़ी बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय के रूप में जुड़ गई थी। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को 2002 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया। चुनाव में ब्रिजेश सिंह ने कृष्णानंद राय का समर्थन किया। पूर्वांचल के गाजीपुर मऊ जिलों में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगे और आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयां होने लगी। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार गिरफ्तार हो गया। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। मुख्तार पर आरोप है कि उसने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अर्तिकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। साल 2005 में मुख्तार जेल में बंद था। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफल से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी।
मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंदन राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंदन राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में अंसारी की हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार अंसारी पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी की छवि एक बाहुबली के रूप में है। तमाम मुकदमे मुख्तार पर दर्ज हैं और एक के बाद एक चुनावों में मुख्तार अंसारी लगातार जीतता चला जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी रॉबिनहुड की छवि। जी हां, रॉबिनहुड की छवि। जनता के बीच मुख्तार अंसारी की छवि बाहुबली से अलग एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीब लोगों की मदद करता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहां की जनता ही जानती है, लेकिन फिलहाल वो उसे वोट देकर बराबर विधानसभा पहुंचाती रहती है। जुर्म के कारोबार के साथ साथ उसने गरीबों को भी अपने पाले में कर रखा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। कहा जाता है कि गरीबों के बीच उसकी छवि रॉबिनहुड जैसी है। वो अमीरों से लूटकर उसे गरीबों में भी बांटता है। मऊ में उसके समर्थक कहते हैं कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पहचान उसके इलाके में एक अलग रूप में भी होती है। यही नहीं, इलाके में लोग तमाम विकास कार्य को गिनाते भी हैं जो मुख्तार अंसारी ने कराए हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद के भी तमाम किस्से उसके बारे में सुने जा सकते हैं। अगर बात मुख्तार अंसारी के पारिवारिक बैकग्राउंड की करें तो इसे सुनकर लोग थोड़ा चौंक भी जाते हैं। यूपी का यह बाहुबली नेता एक प्रभावशाली परिवार से आता है। आमतौर पर बाहुबली अपने बारे में बताते हैं कि हम प्रशासन या सरकार के सताए हुए हैं, पर मुख्तार अंसारी के मामले में ऐसा नहीं है। मुख्तार के पांव मजबूती से राजनीति में जम चुके हैं और वो इस तरीके की कोई बात नहीं करता है। मुख्तार अंसारी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मुख्तार अंसारी एक बेहद प्रभावशाली परिवार से आता है। मुख्तार अंसारी के परिवार का देश के राजनीति में एक अलग ही जलवा रहा है। तो यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ से पिछले 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए वो पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। जितने मुकदमे हैं उतने ही दुश्मन भी। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता हो कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, वह है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे।
खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने इस शानदार विरासत पर पैबंद लगाया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो भले राजनीति के न सही मगर शॉर्ट गन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब्बास अंसारी की ही है। कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में अगर किसी बड़े नेता का हाथ आपके सिर पर नहीं है तो राजनीति में इतना आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही था। समय समय पर मायावती के साथ उनकी करीबी जग जाहिर होती रही। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल बहुजन समाज पार्टी बसपा में शामिल हो गए। उन दोनों को पार्टी में आने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वे झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लेने से परहेज करने का वादा भी किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने रॉबिनहुड के रूप में मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत किया और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वह भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गए। उन्हें जोशी के 30.52% मतों की तुलना में 27.94% वोट हासिल हुए थे। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था, जिसे कथित तौर पर 2009 में अंसारी के गिरोह ने मार दिया था। जब पार्टी को एहसास हुआ कि मुख्तार और उनके भाई अब भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। बसपा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद दोनों भाइयों को अन्य राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। तब तीनों अंसारी भाइयों ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। इससे पहले मुख्तार ने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी नामक एक संगठन शुरू किया था, जिसका विलय कौमी एकता दल में कर दिया गया था। मार्च 2014 में अंसारी ने घोसी के साथ साथ और वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए कहा था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोट का विभाजन रोकने के लिए ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी परिवार के सिर्फ मायावती से ही नजदीकी थी। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी परिवार ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। आप सबको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता वाली समाजवादी पार्टी में उस वक्त क्या हुआ था। अखिलेश यादव बहुत प्रमुखता से पार्टी में आगे आ चुके थे, मुख्यमंत्री थे और चुनाव लड़ रही थी उनकी पार्टी। साथ ही उनके चाचा शिवपाल एक अलग ओहदा रखते थे पार्टी में, और ये टकराव सिर्फ मुख्तार अंसारी परिवार के उनके साथ जुड़ने के बाद सामने देख आया। यूपी की राजनीति में 2016 में एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब अंसारी परिवार ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया, जिसके बाद यूपी की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया और उस समय मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय को लेकर यादव परिवार में भी कलह खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुलकर मुख्तार अंसारी के दल का सपा में विलय का विरोध किया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी परिवार ने बसपा का दामन थामने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी के साथ विलय के बाद मुख्तार अंसारी को मऊ
उनके बेटे अब्बास को घोसी तथा बड़े भाई को मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कौमी एकता दल के बसपा में विलय का ऐलान करने से पहले मायावती ने अपराधियों पर अपना नजरिया साफ करते हुए कहा कि सरकार बनने पर गुंडों माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गंभीर आपराधिक इल्जामों से घिरे सपा, भाजपा और बसपा के पूर्व सांसद समेत कई राजनीतिज्ञों का नाम लेते हुए मायावती ने कहा कि ऐसे लोगों ने उनकी सरकार में घुटने टेक दिए थे। मुख्तार की आपराधिक पृष्ठभूमि का बचाव करते हुए मायावती ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य देश की सेवा करते आ रहे हैं, सीमा पर बलिदान भी दिया है। मुख्तार के खिलाफ साजिश की गई है। षड्यंत्र के तहत उनके परिवार पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। कौमी एकता दल का बसपा में विलय करने के बाद अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशियों की मदद मांगी थी, हमने वोट दिया। सितंबर माह ने इन्हीं दोनों नेताओं ने कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय करने की पेशकश की और टिकट का वादा दिया, मगर आपसी कलह में प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। सपा ने हमें बहकाने का काम किया, कहा दोबारा मुलायम सिंह ने ही कौमी एकता दल का विलय कराया था, फिर टिकट देने से इनकार कर दिया। अफजाल ने कहा कि जिस प्रकार हमें अपमानित किया, सपा को उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कहा कि चौकीदार की हैसियत से बसपा के लिए काम करेंगे। विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव में भी मुख्तार के परिवार का जलवा बरकरार रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल में दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से तत्कालीन सांसद और मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों में शुमार मनोज सिन्हा को चुनाव में हरा दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के सत्ता में लौटने का सपना पूरा नहीं हुआ और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तमाम बाहुबलियों की अवैध संपत्तियां जब्त करने की बात हो या सख्त कार्रवाई करने की, योगी सरकार का रवैया बेहद कड़ा दिख रहा है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर भी कड़ी कार्रवाई की है और मुख्तार अंसारी की तमाम संपत्तियों पर जमकर सरकारी चाबुक चलाया गया है और यह अब भी चल रहा है। यही नहीं, उसकी और उसके करीबियों की तमाम अवैध इमारतें भी जमींदोज कर दी गई हैं और उनके हथियार के लाइसेंस तक जब्त कर लिए गए। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों और बाहुबलियों पर कहर बनकर टूटे। तमाम अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, तमाम की संपत्तियां जब्त की गईं। ऐसा ही कुछ सरकार का चाबुक अंसारी पर भी पड़ा। योगी सरकार ने बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी और कई माफियाओं पर कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने इन कुख्यात माफियाओं की अवैध संपत्ति या तो जब्त कर ली है या फिर इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से माफियाओं और गैंगस्टर में हड़कंप मच गया। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, सबके ऊपर योगी सरकार का शिकंजा कसता ही गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान के तहत मऊ जिले में मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने के लिए मऊ पुलिस द्वारा मुख्तार गैंग को फंडिंग करने वाले और खास करीबी बदमाशों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। मुख्तार के गुर्गों की अवैध कमाई द्वारा बनाई गई संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क करके मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी है। मऊ पुलिस की नज़र लगातार मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति पर भी थी। शूटर ब्रिजेश सोनकर की 60 लाख की संपत्ति को पुलिस ने उसके मोहल्ले में जाकर कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की। मऊ जनपद सहित पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक बड़ा मछली गिरोह दशकों से काम कर रहा था। इस गिरोह के लोग अवैध रूप से अन्य प्रदेशों से मछली लाकर बेचा करते थे।
18 जुलाई को मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी मछली माफिया पारसनाथ सोनकर की मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 8 करोड़ की जमीन और मकान को पुलिस ने नोटिस लगाकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की थी। मुख्तार को फंडिंग करने वाले उसके बेहद करीबी कोयला माफिया की 11 अगस्त को 6.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। मऊ जिले में पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से मुख्तार अंसारी के करीबी द्वारा अवैध बूचड़खाना संचालित कर यहां से मांस और खाल को बाहर भेजा जा रहा था। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने 28 अगस्त को लगभग 40 लाख रुपए कीमत के अवैध बूचड़खाने की बिल्डिंग को गिरा दिया। जिले के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के ग्राम पंचायत रैनी में मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले के नाम पर बने FCI गोदाम की दीवार को पुलिस ने 29 अगस्त को गिराकर लाखों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसके अलावा इस बाहुबली की तमाम संपत्तियों को सरकार ने जमींदोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। भले ही अभी कुछ समय से योगी सरकार का हंटर बाहुबलियों पर चल रहा है और मुख्तार अंसारी पर भी योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन यूपी में इस बाहुबली का जलवा अभी कम नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी खुद 1996 से लगातार विधायक है। मुख्तार अंसारी का एक भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है और दूसरा भाई भी विधायक है। यही नहीं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी चुनाव लड़ चुका है। राजनीति में मुख्तार अंसारी की चमक अभी कायम दिखती है। एक तरह से कहें तो पूरा अंसारी परिवार राजनीति में अभी मजबूती से कायम है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का आज भी पहले जैसा दबदबा ही दिखता है। समय के साथ तमाम बाहुबली आए और चले गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के केस में ऐसा होता नहीं दिखता। इतने साल बाद भी राजनीति में मुख्तार अंसारी का ऐसा ही दबदबा है जैसा पहले हुआ करता था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने समय तक मुख्तार अंसारी और उनका परिवार राजनीति में अपना ये जलवा बरकरार रख पाता है। राजनीति मतलब आज इसकी सरकार, कल उसकी सरकार, और अगर आने वाले समय में मुख्तार अंसारी को शरण देने वाली, उस पर वरद हस्त रखने वाली राजनीतिक पार्टियों की सरकार आ गई तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का यूपी की राजनीति में जलवा बढ़ेगा। तो ये थी कहानी यूपी के एक बड़े बाहुबली की, जिसने लोकतंत्र का न केवल मजाक बनाया बल्कि उसे अपनी मर्जी के हिसाब से भी चलाया। लेकिन अगर जनता जागरूक हो तो ऐसे रंगबाजों की विधानसभा और संसद में एंट्री रुक सकती है। वोट करते समय सोचें, समझें और सही चुनें। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।